श्री पुष्पदत्त भूतवली आचार्याची हा षटखंडातून नावाचा ग्रंथ आहे। इस षटखंडातून में पहला खंड है जीवस्थान। उस जीवस्थान के अंतर्गत गुणस्थान और मार्गणाओं में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध इन 8 अनुयोगवालों का वर्णन किया है और उसमें आखिर में शूलिका है। तो इन प्रथम खंड का पुस्तक के रूप में जो अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद किया है, इसकी 6 पुस्तकें हैं। उसमें से 3 पुस्तक पहले 3 शिविर में हुई है। उसमें अपन ने गुणस्थान और मार्गणाओं में सत्प्रवृत्ति पहले 2 पुस्तक में सत्प्रवृत्ति को देखा है। तीसरे पुस्तक में संख्या देखी। अब इस चौथी पुस्तक में क्षेत्र, काल और क्षेत्र, स्पर्श और काल इन 3 अनुयोगवालों का वर्णन होगा। और फिर अगली 5वीं पुस्तक में बाकी के शेष रहे अंतर, भाव और अल्पबोधों का प्ररूपण करेंगे। तो यहाँ प्रारंभ में वीरसेन आचार्य ने मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण में हम रोज बोलेंगे मंगलाचरण, तो उसका अर्थ समझ में आए तो उसका भाव आसान होगा। इसलिए संक्षेप में अर्थ नीचे दिया भी है, संक्षेप में मैं बताती हूँ। पहले लोया लोय पयासम गोदम थेरम वीरम चिनम नमीऊन जहोवयसम हेतसुद्धम पयासे। इसमें वीर भगवान को नमस्कार किया है और दूसरे प्रकार से अर्थ करते तो गौतम गंधर्व को भी नमस्कार किया है। तो वीर चिन्ह पर वीर भगवान, महावीर भगवान कैसे वे लोया लोय पयासम, लोक और अलोक, संपूर्ण लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले। और गोदम थेरम, गोतम, गो मतलब होता है वाणी, तम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वाणी के जो करता है, थे मतलब यहाँ करने वाले, उत्कृष्ट वाणी के जो प्रणेता है, मतलब दिव्य ध्वनि के द्वारा जिन्होंने उपदेश दिया है, ऐसे जिनम वीरम, जिनेन्द्र, जिन मतलब जिन्होंने मोह पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, 4 घाती कर्म का नाश किया है, ऐसे जीवन वितराग को यह नमस्कार करके यथा उपदेश, तो जिस प्रकार से महावीर भगवान ने और गौतम गंधर्व ने वर्णन किया है, उसी के अनुसार यहाँ हम भी क्षेत्र सूत्र का प्रकाश करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? वीरसेन आचार्य कहते हैं। या इसका दूसरा अर्थ गोदम थेरम का को विशेष बना करके किया है। गौतम स्थविर मतलब वीर भगवान, महावीर भगवान के गंधर्व थे इंद्रभूति, को भी गौतम कहते हैं। तो उनको नमस्कार करके और उनके विशेषण लगाना सब लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, मतलब किसके द्वारा? ग्रंथ रचना के द्वारा। वे तो केवल ज्ञान उनके पास नहीं है गौतम गंधर्व के पास, लेकिन दिव्य ध्वनि के द्वारा 12 की उन्होंने रचना की। दिव्य ध्वनि से जो उपदेश प्राप्त हुआ उसके द्वारा जिन्होंने लोक और अलोक को प्रकाशित किया है। और जो कैसे है? जिन है, तो जिन्होंने अपने मोह रूपी शत्रु पर जितने अंश में विजय प्राप्त की है। और जो वीर है, क्योंकि जो अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा वीर है। ऐसे गौतम स्थविर को नमस्कार करके यथा उपदेश में क्षेत्र सूत्र को प्रकाशित करता हूँ। इस प्रकार यहाँ प्रतिज्ञा की है। अब नीचे हिंदी पढ़ेंगे। केवल ज्ञान हो, सूर्य से लोक और अलोक के प्रकाशक अर्थात सर्वज्ञ गौतम अर्थात उत्तम वाणी के स्थविर अर्थात विधाता, दिव्य ध्वनि के प्रणेता और जिन अर्थात वीतराग ऐसे विविध विशेषण विशिष्ट श्रीवीर भगवान को अथवा 12 ग्रंथ रचना से प्रकाशित किया है।
लोक और अलोक को जिन्होंने ऐसे तथा जिन अर्थात काम क्रोधादि भाव शत्रुओं को जीतने वाले और वीर अर्थात विशेष रूप से जो प्राणियों को मोक्ष के लिए प्रेरणा करते हैं या मोक्ष मार्ग की ओर चलाते हैं, ऐसे गौतम स्तवी श्री इंद्रभूति गणधर को नमस्कार करके क्षेत्र सूत्र को अर्थात क्षेत्रानुयोग द्वार संबंधी सूत्रों के अर्थ को जैसा उपदेश अर्थ रूप से दिव्य ध्वनि के द्वारा श्री वीर भगवान ने दिया और ग्रंथ रूप से श्री गौतम गणधर ने दिया, उसी के अनुसार हम यानी वीरसेन भी प्रकाशित करते हैं। पुस्तक वाचवण्यास ते एकमेकाच्या ह्याच्यामध्ये बघा, जास्त असते तर इथं पुस्तकं नाही, त्याला द्यायचं पुस्तक जवळजवळ असं कोणाचं नंतर मग घेऊया आपण आगे। अब सूत्र है खेतागमेन तुविहो निर्देशो भोगेन आदेशेन। क्षेत्रानुगमन की अपेक्षा गमन की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। शंका, यहाँ क्षेत्रानुयोग द्वार के अवतार का क्या फल है? समाधान, उक्त शंका का उत्तर देते हैं, वह इस प्रकार है। सत्प्ररूपणा नाम के अनुयोग द्वार से जिनका अस्तित्व जान लिया है तथा द्रव्यानुयोग द्वार में जिनका संख्यारूप प्रमाण जान लिया है, ऐसे 14 जीव समासों के गुणस्थानों के क्षेत्र संबंधी प्रमाण का जानना ही क्षेत्रानुयोग द्वार के अवतार का फल है। अथवा असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में अनंत प्रमाण वाली जीव राशि क्या समाती है या नहीं समाती है, इस प्रकार के संदेह से भूलने वाले शिष्य के संदेह के विनाश करके करने के लिए क्षेत्रानुयोग द्वार का अवतार हुआ है। इस क्षेत्रानुयोग द्वार के प्रारंभ में क्षेत्र का निक्षेप करना चाहिए। हर किसी का भी वर्णन चालू करते हैं तो धमला में सब जगह पद्धति है, पहले निक्षेप के द्वारा उसका वर्णन करेंगे। तो निक्षेप किसे कहते हैं, कितने प्रकार उसके सब भेद बताते हैं आगे। शंका, निक्षेप किसे कहते हैं? समाधान, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अथवा बाहरी पदार्थ के विकल्प को निक्षेप कहते हैं। अथवा अप्रकृत का निराकरण करके प्रकृत का प्ररूपण करने वाला निक्षेप है, कहा भी है। अप्रकृत के निवारण करने के लिए, प्रकृत के प्ररूपण करने के लिए, संशय का नाश करने के लिए और तत्वार्थ के अवधारण करने के लिए निक्षेप किया जाता है। ये बहुत बात पहले भी आगे गई तीनों पुस्तकों में। वहाँ निक्षेप किस लिए करते थे? तो निक्षेप का अर्थ क्या है कि किसी भी शब्द का प्रयोग कहाँ पर किस अर्थ में किया हुआ है, इसका स्पष्ट अर्थ समझने के लिए निक्षेप योजना की है। एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो उसके अभी भेद करेंगे। जैसे कोई जीव शब्द है तो किसी का नाम रखते हैं जीव, या अपन किसी में स्थापना करते हैं ये जीव है, तो जीव शब्द अभी हमने प्रयोग किया तो वो किस अर्थ में किया, उसको समझने हर शब्द का अर्थ कहाँ पर क्या लेना, इसलिए कारण अप्रकृत का निराकरण करते हैं।
अभी हमारा प्रकरण चला है जीव द्रव्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वह जीव मतलब अपने चैतन्य प्राण से जीने वाला जीव, यह विवक्षित है। किसी का नाम जीव या किसी में स्थापना की है वो जीव विवक्षित नहीं है। तो इसलिए अप्रकृत का निराकरण करके जो प्रकृत का प्ररूपण, मतलब अभी जिसका प्रकरण चल रहा है, इसका प्रकरण यहाँ चल रहा है, ऐसा प्ररूपण करने वाला निक्षेप होता है। अब आगे उसका भेद बताते हैं। वह निक्षेप यहाँ पर नाम क्षेत्र, स्थापना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र के भेद से 4 प्रकार का है। तो यहाँ क्षेत्र का वर्णन चल रहा है, इसलिए उसकी अपेक्षा 4 भेद की है। जिसका वर्णन होगा उसकी अपेक्षा करेंगे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जैसे सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है तो नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन में करेंगे। या क्षेत्र का वर्णन चल रहा है उसके 4 भेद की, तो उसके 4 प्रकार के निक्षेप बताएगा, उसका खुलासा करें। शंका, निक्षेप 4 प्रकार का कैसे है? समाधान, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के आश्रय करने वाले वचनों के व्यापार की अपेक्षा से निक्षेप 4 प्रकार का होता है। कहाँ भी है नाम, स्थापना और द्रव्य, ये 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक नय की प्ररूपणा के विषय है और भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा का विषय है। यही परमार्थ सत्य है। निक्षेप यह विषय है, अग्नय विषय है। अग्नयों के द्वारा हम निक्षेप को जानते हैं। इसलिए निक्षेप क्या है? वो वस्तु है, प्रमेय है, ज्ञेय है। और नय जो है वो ज्ञान की पर्याय है। तो उसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय मुख्य भेद है। तो द्रव्यार्थिक नय सामान्य अंश को विषय करता है और पर्यायार्थिक नय विशेष अंश को विषय करता है। तो इसमें से जो नाम, स्थापना, द्रव्य 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के बताए, क्योंकि सामान्य को विषय बनाने वाले हैं। और उसका कारण आगे स्वयं आचार्य बता रहे कि इनको द्रव्यार्थिक नय क्यों कहा। और भाव निक्षेप में अपन देखते हैं कि उस पर्याय से परिणत द्रव्य लेते हैं, इसलिए भाव निक्षेप को पर्यायार्थिक नय का विषय बताया है। विशेषार्थ, जीव, अजीव और उभय रूप कारणों की अपेक्षा से रहित होकर अपने आप में प्रवृत्त हुआ क्षेत्र, यह शब्द नाम क्षेत्र निक्षेप है। वह नाम निक्षेप वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय अर्थात वाच्य वाचक संबंध के सार्वकालिक निश्चय के बिना नहीं होता है। इसलिए अथवा तद्भव सामान्य निबंधन और सादृश्य सामान्य निमित्तिक होता है। इसलिए अथवा वाच्य वाचक रूप 2 शक्तियों वाला एक शब्द पर्यायार्थिक नय में असंभव है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा कहा जाता है। विशेषार्थ में इसका खुलासा करने वाले हैं। इसमें नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय बताया, तो उसके लिए 3 हेतु दिए। नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों है? तो पहला हेतु इसमें दिया है कि वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय। वाच्य और वाचक मतलब हम कोई भी एक शब्द कि उसके द्वारा क्या अर्थ लेना, जैसे माइक या टेबल है समझो, तो टेबल जब शब्द हम प्रयोग करेंगे तब ऐसा 4 पाई वाला टेबल या चौपाई कहते हैं। टेबल अभी अंग्रेजी शब्द है, तो चौपाई ऐसा कहा तो ये है। तो जब हम इसको ये करेंगे वचन मतलब चौपाई कहेंगे तब ये ग्रहण करेंगे ना। तो ये जो वचन और उसमें जो वाच्य है उसका नित्य अध्यवसाय मतलब इस शब्द से ये अर्थ ग्रहण करना है। ऐसा जैसे आपका जन्म हुआ तो माता पिता ने अपना नाम रखा, ऐसा मेरा नाम सुजाता रखा। अब जन्म से लेकर ये नित्य अध्यवसाय रहा है ना, सुजाता शब्द का एक उसके द्वारा एक ग्रहण करना। तो नाम निक्षेप में भी किसको विषय मतलब नाम निक्षेप भी किस नय का विषय हो गया? द्रव्यार्थिक नय का। मतलब सामान्य को ग्रहण किया, तो जन्म से लेकर मेरे में सुजाता 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 ये बना जो है वो सामान्य से रहा ना, इस
करने का विषय कहा है। फिर दूसरा क्या कहा, तद्भव सामान्य निबंधक और सादृश्य सामान्य निबंधक। इसका भी खुलासा करेंगे। सब एक बार मैं कहती हूँ तो आपको विशेषार्थ सब समझ में आएगा। तो तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य। तद्भव सामान्य किसको कहते हैं, ऊर्ध्वता सामान्य, माने एक ही द्रव्य के जो अनेक कालों में होने वाले पर्यायों में जो सामान्य देखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तद्भव सामान्य। जैसे सोने की अनेक अवस्थाएं हुई, उस एक अवस्था को तोड़ करके दूसरी अवस्था बनाई, दूसरी को तोड़ के तीसरी बनाई, तो उसमें सब उस एक ही सोने की अनेक पर्यायों में सुवर्णत्व 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 ये जो सामान्यपना देखा, या दूध दही इत्यादि में गोरसपना गोरसपना देखा, या आपने में जैसे जन्म से लेकर परंत मनुष्यपना 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 एक ही व्यक्ति में सब पर्याय में बालक अवस्था हो, तरुण अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, तो इसमें जो देखा गया उसको कहेंगे तद्भव सामान्य या ऊर्ध्वता सामान्य। मतलब एक ही द्रव्य के अनेक काल, मतलब अनेक कालों में जो एक ही व्यक्ति के आश्रित अन्वय होता है उसको कहेंगे तद्भव सामान्य, उसको ऊर्ध्वता सामान्य। और दूसरा क्या है, सादृश्य सामान्य। मतलब अनेक व्यक्तियों में, एक काल में अनेक व्यक्तियों में पाया जाने वाला जो अन्वय उसको कहते हैं सादृश्य सामान्य। उसका दूसरा नाम क्या है, तिर्यक सामान्य। उसको ही विस्तार सामान्य कहते हैं, तिर्यक सामान्य कहते हैं। जिस प्रकार एक ही समय में अनेक सोने के गहने रखे हैं, कुंडल है, अंगूठी है, लप्पा है, उस सब में क्या देखेंगे, सुवर्ण तो सुवर्ण। सोनार जो है उसकी दुकान में जितने भी गहने होंगे वो क्या देखता है, 1 तोला सोना है, ये 2 तोला सोना है, 3 तोला सोना है, वो ये नहीं देखता है कि ये अमुक है अमुक है। उसको तो सब में क्या दिखाई देता है, सुवर्णत्व दिखाई देता है। तो ये है सादृश्य सामान्य। जैसे अभी अपन जितने भी बैठे हैं इसमें सब में क्या है, जीवत्व है, पर एक अपेक्षा देखेंगे सब में मनुष्यपना है, ये है सादृश्य सामान्य। तो यह नाम निक्षेप जो है इन दोनों का विषय, दोनों रूप है नाम निक्षेप। तद्भव सामान्य मतलब जैसे अभी क्षेत्र है, तो अभी पहले भी इसको क्षेत्र ही कहते थे, इसमें क्षेत्रपणा था। अभी वर्तमान काल में भी इसमें क्षेत्रपणा है, आगे भी इसमें क्षेत्रपणा है। जैसे ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, मध्यलोक है, सब में क्षेत्रपणा 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 बना रहा, उसको क्या कहेंगे, तद्भव सामान्य। और अभी एक ही समय में ये अलग क्षेत्र वो क्षेत्र, जैसे एक ही काल में सब में क्या देखते हैं, ये अयोध्या है, ये महाराष्ट्र है, या ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, सब में क्षेत्रपणा एक साथ देख रहे हैं, तो क्या हो गया, सादृश्य सामान्य। इसलिए नाम निक्षेप भी दोनों रूप है, तद्भव सामान्य रूप भी है और ऊर्ध्वता सामान्य रूप भी है। और तीसरा है तो क्या दिया है, वाच्य वाचक रूप दोनों शक्तियों वाली। दो शक्ति एक में पाई जाती है तो वह भी क्या है, द्रव्यातीत का विषय है। तो एक ही शब्द में 2 प्रकार की शक्ति है। अभी तक तो हमने ऐसा लगाया था, क्या शब्दवाचक है और पदार्थवाच्य। जैसे मैंने कहा चौपाई, तो ये शब्द हो गया वाचक, और ये चौपाई हो गई वाच्य। पदार्थवाच्य है और शब्दवाचक। लेकिन यहाँ क्या बता रहे कि शब्द, एक शब्द में ही वाच्य भी है, वाचक भी है। मतलब जैसे चौपाई मैंने कही तो एक पदार्थ भी हमने जाना, तो वो क्या हो गया, वाचक हो गया। चौपाई शब्द वाचक हो गया। अब चौपाई शब्द के द्वारा चौपाई शब्द बताया गया, चौपाई शब्द से चौपाई शब्द भी बताया ना, तो शब्द का स्वरूप हो गया वाच्य। इस प्रकार वाच्य और वाच्य ये दोनों शक्ति शब्द में है, नाम में है। इसलिए और वो जो 2 शक्ति जिसमें पाई जाती है वो सामान्य है, अनेक धर्म जिसमें पाए जाते हैं वो सामान्य है। इस अपेक्षा से उसको नाम निक्षेप को द्रव्यातीत का विषय बताया है। उसका खुलासा विशेषार्थ में करेंगे। अभी आपको थोड़ा दिमाग में आया है तो आप धीरे से एकाग्रता से सुनिए, तो वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर नाम निक्षेप को द्रव्यातीत का विषय बताने के लिए 3 हेतु दिए हैं, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार है। नाम निक्षेप
वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय के बिना नहीं होते। अध्यवसाय का अर्थ नहीं निश्चय, होता। अध्यवसाय का अर्थ क्या लेना? निश्चय, निर्णय, ज्ञान, ये अध्यवसाय का अर्थ होता है। तो वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय, तो नित्य हमें ये निश्चय है कि इस शब्द के द्वारा ये वाच्य होता है। इसलिए यह द्रव्यार्थिक नय का विषय है, अर्थात इस शब्द से यह पदार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार का संकेत किए जाने से शब्द अपने वाच्य का वाचक होता है। यदि यह संकेत या वाच्य वाचक का संबंध नित्य न माना जाए तो भिन्न देश या भिन्न काल में उस शब्द से उसके वाच्य रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। किंतु देवदत्त आदि जो नाम किसी व्यक्ति के बाल्यावस्था में रखे गए थे, वह आज वृद्धावस्था में भी समान रूप से उस व्यक्ति के वाचक देखे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वचन और वाच्य के मध्य में जो संबंध है वह नित्य है और नित्यता का द्रव्य के अतिरिक्त अन्यत्र पाया जाना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है। पहला है हो गया है यहाँ पर वचन और वाच्य का नित्य अध्यवसाय, मतलब इस शब्द से ये अर्थ ग्रहण करना है। इस प्रकार का निश्चय ये हमेशा होता है, बदलता नहीं है। नाम निक्षेप को तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य निमित्तिक कहा है, निमित्तक कहा है। उसका अभिप्राय यह है कि विवक्षित सुवर्ण आदि वस्तु के पूर्वापर काल भावी कटक केयूरादि पर्यायों में पर्यायभूत विभिन्नता रहते हुए भी उनमें एक ही सुवर्ण समान रूप से सदा विद्यमान रहता है। इसलिए इस प्रकार की पुस्तक इसलिए इस प्रकार की समानता को तद्भव सामान्य कहते हैं तथा किसी भी एक विवक्षित काल में विद्यमान किंतु विभिन्न प्रकार के सुवर्णों से निर्मित कटक कुंडल केयूर आदि पर्यायों में यह भी सुवर्ण है, यह भी सुवर्ण है इत्यादि रूप से सदृशता बोधक जो समानता है उसे सादृश्य सामान्य कहते हैं। इसी प्रकार से नाम निक्षेप रूप शब्द भी पूर्वापर काल भावी क्षेत्र क्षेत्र इत्यादि शब्दों में समान प्रतीति का उत्पादक होने से तद्भव सामान्य का निमित्त है तथा विवक्षित किसी भी एक काल में विभिन्न देशवर्ती मथुरा काशी इत्यादि क्षेत्रों में यह भी क्षेत्र है, यह भी क्षेत्र है इत्यादि रूप से उच्चारण किए जाने वाला शब्द सदृश प्रत्यय का उत्पादक होने से सादृश्य सामान्य का भी निमित्त होता है और सामान्य को विषय करना ही द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इसलिए नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय कहना युक्ति संगत ही है। प्रत्यय का अर्थ भी ज्ञान होता है, प्रत्यय शब्द है यहाँ पर सदृश प्रत्यय का प्रत्यय मतलब ज्ञान। सब क्षेत्र में क्षेत्र 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 इस प्रकार का सामान्य ज्ञान सदृश ज्ञान होता है। नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय बताने के लिए तीसरी युक्ति यह दी है कि वाच्य वाचक रूप दो शक्तियों वाला एक शब्द पर्यायार्थिक नय में असंभव है, अर्थात पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि शब्द में वाच्य वाचक रूप
दो शक्तियां द्रव्यार्थिक नय से ही घटित होती है, अर्थात शब्द अपने वाच्य रूप अर्थ का प्रतिपादक होता है। इसलिए तो उसमें इस नय से वाचक शक्ति बन जाती है और स्वयं भी अपने स्वरूप का विषय होता है। इसलिए वाच्य शक्ति भी उसमें सर्वदा पाई जाती है। इस प्रकार इस नय से किसी भी विवक्षित समय में वह उक्त दोनों अर्थात वाच्य वाचक रूप शक्तियों से युक्त रहेगा और इसी कारण से वह पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि यद्यपि आगम में शब्द को उद्गल द्रव्य की पर्याय कहा है, तथापि जब वही शब्द वाच्य वाचक रूप दो शक्तियों वाला विवक्षित किया जाता है, तब वह इस अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय का विषय ही घटित होता है। शब्द क्या है ये देखेंगे तो उद्गत द्रव्य की पर्याय है, इसलिए वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। लेकिन शब्द में जो दो शक्ति है, इस अपेक्षा से देखेंगे शब्द की तरफ तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय होगा। क्षेत्र शब्द के बारे में जो है नाम क्षेत्र का अर्थ क्या लगाना, क्षेत्र शब्द को ही नाम क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा स्थापना क्षेत्र बता रहे हैं। बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र के साथ एकत्व को प्राप्त हुए, अर्थात जिनमें बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र की स्थापना की गई है, ऐसे सद्भाव और असद्भाव स्वरूप काष्ठ, दंत और शिला आदि स्थापना क्षेत्र निक्षेप है। यह स्थापना निक्षेप तदाकार और अतदाकार स्वरूप से सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने के कारण अथवा प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण होने से द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत है, ऐसा समझना चाहिए। स्थापना निक्षेप को भी द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों बताया, तो उसके यहाँ दो हेतु दिए। एक तो सभी पदार्थों में व्याप्त है, सभी पदार्थों में तदाकार स्थापना भी होती है और अतदाकार स्थापना भी होती है। और जब हम स्थापना निक्षेप करते हैं तो वहां पर किसी प्रधान वस्तु का किसी अप्रधान वस्तु में स्थापना, प्रधान का अर्थ जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसकी स्थापना की जा रही है वो प्रधान पदार्थ, और जिसमें कर रहे हैं वो अप्रधान। जैसे यहाँ प्रतिमा में बाहुबली भगवान की स्थापना की, तो वे जो बाहुबली भगवान थे आदिनाथ के पुत्र, वे प्रधान बाहुबली होते, और जिसमें अपने बाहुबली की स्थापना की है मूर्ति जो है पाषाण की मूर्ति, वह है अप्रधान। तो इन दोनों में वे ही ये बाहुबली भगवान है, क्या दूसरे हैं? जो आदिनाथ के पुत्र थे वे ही ये बाहुबली भगवान है। इस प्रकार दोनों में एकत्व जोड़ा है, तो एकत्व विषय द्रव्यार्थिक नय का है, पर्यायार्थिक नय का है। इसलिए स्थापना निक्षेप को भी द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा है। विशेषार्थ भी थोड़ा करते हैं। स्थापना निक्षेप को विशेषार्थ, स्थापना निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय सिद्ध करने के लिए दो हेतु दिए गए हैं, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार है। एक, स्थापना निक्षेप सद्भाव और असद्भाव रूप से सर्व द्रव्यों में व्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि त्रिलोकवर्ती सभी द्रव्य यद्यपि स्वतंत्र एवं निश्चित आकार वाले हैं, तथापि व्यवहार के योग्य एवं विशेष अपेक्षा से विशिष्ट आकार से परिकल्पित द्रव्य को साकार, सद्भाव रूप या तदाकार कहा जाता है, और उससे भिन्न आकार वाली वस्तु को असद्भाव या अतदाकार कहा जाता है। काष्ठ या दांत वगैरह यद्यपि अपने स्वतंत्र आकार वाले हैं, तथापि उन्हीं को हाथी, घोड़ा आदि किसी एक विवक्षित या निश्चित आकार कर दिए जाने पर उन्हें तदाकार कहा जाता है, और
निश्चित आकार से घटित नहीं होने पर भी किसी एक वस्तु में जो संकेत द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिकल्पना की जाती है उसे अतदाकार कहते हैं। इस प्रकार यह स्थापना का व्यवहार तदाकार और अतदाकार रूप से सर्वद्रव्यों में पाया जाता है, अर्थात सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार का स्थापना निक्षेप किया जाता है, जो कि क्षेत्र भेद या काल भेद होने पर भी बन जाता है। इस कारण से स्थापना निक्षेप को द्रव्यातीत नय का विषय कहा है। जब तक उसका आकार नहीं किया है तब तक उसको अतदाकार कहेंगे। जैसे उस आकार, जैसे घोड़ा है या कोई भी चित्र में अपन है, तो अभी कुछ लिखा तो समझो कि वहाँ बोर्ड पर अपन ने निकाला तो समझो कि ये क्या है, घोड़ा है। ऐसा कुछ घोड़े जैसा चित्र नहीं बनाया। या किसी पाषाण का भी पता है ना, काष्ठ लकड़ी है, उसका आकार घोड़े का नहीं है, लेकिन फिर भी कहा ये घोड़ा है, तो वो तदाकार है। और उसमें लकड़ी में वो घोड़े का आकार जैसा आकार बनाया और फिर उसको घोड़ा कहा, वो क्या हो गया, तदाकार। तो इस प्रकार सभी पदार्थों में तदाकार और तदाकार ये दोनों प्रकार की स्थापना की जा सकती है। इसलिए वो बुद्धि बल में करकर ये हाथी है, ऊंट है, वो ऊंट जैसा आकार नहीं होता है, फिर भी उसको ऊंट कहते हैं, अतदाकार। अब दूसरा हेतु बताते हैं। प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण कहने का अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु की स्थापना की जाती है वह प्रधान द्रव्य तथा जिस वस्तु में स्थापना की जाती है वह अप्रधान द्रव्य कहलाता है। यह सिंह है। इस प्रकार से स्थापना निक्षेप असली सिंह रूप प्रधान द्रव्य और मिट्टी आदि के खिलौने में स्थापित सिंह रूप आकार वाले अप्रधान द्रव्य में एकता का कारण अर्थात एकत्व प्रतीति का निमित्त होता है। इसलिए भी स्थापना निक्षेप द्रव्यातीत नय का विषय है। दो हो गए इसमें नाम क्षेत्र और स्थापना क्षेत्र। आगे द्रव्य क्षेत्र के भेद करें। 4 प्रकार के निक्षेप बताए ना, आपके पास नोट्स होगी तो पहले पेज पर वो नक्शा बनाया हुआ है, कौन कौन से निक्षेप के भेद करेंगे वो। क्षेत्र के 4 भेद थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अब क्रम से द्रव्य के भेद कौन से करते हो देखिए। आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र के भेद से द्रव्य क्षेत्र 2 प्रकार का है। उनमें से क्षेत्र विषयक शास्त्र का ज्ञाता किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य क्षेत्र निक्षेप है। शंका 2 बताए हैं। आगम द्रव्य क्षेत्र के 2 भेद, एक आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र। आगम द्रव्य क्षेत्र किसको कहना, तो द्रव्य निक्षेप का अपन अर्थ करते हैं हमेशा कि उस वर्तमान पर्याय से विशिष्ट द्रव्य नहीं लेना, भूत पर्याय से विशिष्ट या भावी पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को वह द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ आगम द्रव्य निक्षेप का ऐसा भेद किया। तो क्षेत्र विषयक जो शास्त्र को जानता है, क्षेत्र का वर्णन जिस शास्त्र में किया है, अभी अपन जो पढ़ रहे हो क्षेत्र विषयक शास्त्र, तो इसको जानने वाला है, लेकिन अभी नहीं जान रहा है, अभी उस उपयोग से युक्त नहीं है। अभी खाना खाने जाकर अपन बैठेंगे तो वहां जान रहे क्या, नहीं जान रहे, तो उस समय भी हम क्षेत्र को जानने वाले हो गए पहले, तो उस समय क्या कहेंगे, उस जीव को आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे। शंका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के शयोक्षम से विशिष्ट तथा द्रव्य और भाव रूप क्षेत्रागम से रहित इस जीव द्रव्य के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आधार रूप आत्मा में आधेभूत क्षयोक्षम स्वरूप आगम के उपचार से अथवा कारण रूप आत्मा में कार्य रूप क्षयोक्षम के उपचार से
अथवा प्राप्त हुई है आगम संज्ञा, जिसको ऐसे शयोक्षम से युक्त जीव द्रव्य के अवलंबन से जीव के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा के होने में कोई विरोध नहीं आता है। मतलब आगम पर शंका की शंका क्या थी कि जो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के शोषण से विशिष्ट, जिसको श्रुत ज्ञानावरण कर्म का शोषण तो हुआ है, लेकिन द्रव्य भाव आगम से रहित। एक तो भाव आगम किसको कहेंगे, जो आगम को जान रहे तो उसको क्या कहेंगे, उस ज्ञान को भाव आगम कहेंगे। और या द्रव्य आगम, जो द्रव्य शुद्ध है उसको क्या कहेंगे, द्रव्य आगम। अब ये दोनों से भी युक्त है, उसको भी आगम संज्ञा कैसे दी जा रही है। अभी आगम को जान भी नहीं रहा है और स्वयं आगम रूप नहीं है, तो उसको भी आगम या संज्ञा कैसे दी जा रही है, शंका है। तो उसका उत्तर क्या दिया है कि आधार आत्मा में उस आगम ज्ञान होने का आधार कौन है, आत्मा है। इसलिए आधार आत्मा में आधे मतलब उस आगम का जो शोषण है उस आत्मा के आधार से रहेगा। इसलिए उस आधे शोषण स्वरूप आगम के उपचार से उसको भी आगम कहते हैं। या कारण रूप आत्मा में कारण रूप शोषण के उपचार से, शोषण होने का कारण कौन है, आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर अन्य जगह कहीं शोषण पाया जाता है क्या, भले कर्म का शोषण है लेकिन जहाँ आत्मा है वहीं पर शोषण पाया जाता है। इसलिए शोषण का कारण भी कौन है, आत्मा है। उसको भी आगम संज्ञा दी है। या आगम संज्ञा जिसको प्राप्त है, ऐसा शोषण तो उसको हुआ है, लब्धि तो उसके पास है लेकिन उपयोग नहीं है, इसलिए उसको भी आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा देने में कोई विरोध। अपन व्यवहार में करेंगे ना, अपने को अटपटा लगता है, ऐसा कैसे जीव को कैसे वो आगम कहेंगे। ज्यादा जिस शास्त्र को पढ़ता है वो सामने दिखता है तो कहते हैं वो जीव कांडी आ गया, वो समय सार वाला आ गया, ऐसा कहते ना। उस जीव को भी समय सार कहते, वो द्रव्य इस अपेक्षा से बराबर है, वो कहना इस अपेक्षा से आगम द्रव्य की अपेक्षा से। न्याय शरीर शोषण है वो आत्मा के क्षेत्र में रहता है, इसलिए उस अपेक्षा से उस आगम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। न्याय शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से नौ आगम द्रव्य क्षेत्र 3 प्रकार का है। उनमें से न्यायिक शरीर 3 प्रकार का है और भावी न्यायिक शरीर है। भावी न्यायिक शरीर, वर्तमान न्यायिक शरीर और अतीत न्यायिक शरीर। इनमें से अतीत न्यायिक शरीर भी चूत, चावी और त्यक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उस आगम 9 आगम के फिर 3 भेद के ना, 4 में देखो तो समझ आएगा। न्यायिक शरीर, भव्य, तद्व्यतिरिक्त। फिर न्यायिक शरीर मतलब जानने वाले का शरीर, उस शरीर को भी, जीव को नहीं। वहाँ तो आगम द्रव्य में क्या है कि उस जीव को आगम द्रव्य क्षेत्र कहा था, लेकिन अब उस आगम को जानने वाला हो या न हो, इसमें न्यायिक शरीर की चर्चा है। आगम को जानने वाला जो है उसके शरीर को, और उसमें भी 3 प्रकार के शरीर है। उसके पहले जो शरीर हुए वो बुद्ध शरीर, समझो आप कोई मनुष्य पहले कुछ दूसरी पर्याय में था, उस समय उसका जो शरीर था उस शरीर को भी अभी क्या कहेंगे, वो न्यायिक शरीर, उसको वो 9 आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे। या वर्तमान के शरीर को या आगे होने वाले शरीर को भी या न्यायिक शरीर 9 आगम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। उसके न्यायिक शरीर के भी 3 भेद है, शुद्ध, चावित और त्यक्त। शुद्ध मतलब अपने आप जो छूटा है आयु कर्म खत्म होने के बाद, उसको कहते हैं शुद्ध। चावित माने जिसको आपको शादी भक्षण के द्वारा जिसको छोड़ा है शरीर को, मतलब छूटा नहीं है, इसने जबरदस्ती उसको छोड़ा है। और तीसरा त्यक्त मैंने संन्यास पूर्वक इसका समाधि मरण होता है, उसने त्याग किया है, इसको कहेंगे त्यक्त। अपने आप छूटता है उसे छूट कहेंगे। और जो जबरदस्ती से छोड़ा है विष आदि के भक्षण के द्वारा मृत्यु करके छोड़ते हैं उसको चावित। जो छोड़ा है वो त्यक्त। और च्युत उसको छोड़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन च्युत हो गया, लेकिन यह त्यक्त अपनी इच्छा पूर्वक इस शरीर को संन्यास के मतलब विधि पूर्वक त्याग किया है।
4 मिनिटात समजणार नाही. शंका द्रव्य क्षेत्र आगम के द्रव्य क्षेत्रागम के निमित्त से पूर्व के शरीर को क्षेत्र संज्ञा भले ही रही आवे, किंतु इस अनागम शरीर के क्षेत्र संज्ञा घटित नहीं होती है. समाधान उक्त शंका का यहाँ परिहार कहते हैं. वह इस प्रकार है, जिसमें द्रव्य रूप आगम अथवा भाव रूप आगम वर्तमान काल में निवास करता है, भूतकाल में निवास करता था और आगामी काल में निवास करेगा, इस अपेक्षा तीनों ही प्रकार का शरीर क्षेत्र कहलाता है. अथवा आधार रूप शरीर में आधे रूप क्षेत्रागम का उपचार करने से भी क्षेत्र संज्ञा बन जाती है. वह भावी शरीर को भी जो कहा उसके लिए वो शंका कर रहा है. अभी जो शरीर हुआ ही नहीं, अनागम शरीर, आगम मतलब आगे होने वाला, और अनागम मतलब अभी तक नहीं हुआ है. अनागम कैसे मतलब वो जो आगम को जानता नहीं है, भूतकाल में वो आगम को नहीं जानता था, फिर भी उसके शरीर को न्यायिक शरीर कहा ना. अनागम मतलब जो आगम रहित शरीर है, उसको क्षेत्र संज्ञा कैसे घटित होती है, ऐसा प्रश्न किया है. तो यहाँ कहा वो पहले था या अभी वर्तमान में जानता है या आगे भी वो जानेगा, इस अपेक्षा से उस भूत शरीर को या भावी शरीर को भी वहाँ क्षेत्र संज्ञा घटित होती है. या दूसरी अपेक्षा से विवक्षा से कहा शरीर आधार है और उस शरीर के आधार में ही क्या रहेगा, क्षेत्र का आगम रहेगा. तो आगम ज्ञान कहा, क्षेत्र आगम, क्षेत्र के बारे में जो आगम ज्ञान होगा वो कहाँ रहेगा, जहाँ शरीर है वही जीव रहेगा और उस जीव के आधार से आगम रहेगा. इसलिए मतलब आधार का आधार उस क्षेत्रागम का आधार आत्मा है और उस आत्मा का आधार शरीर है, इसलिए उस शरीर को भी क्षेत्रागम ये संज्ञा होती है. नो आगम द्रव्य क्षेत्र के 3 भेदों में से जो आगामी काल में क्षेत्र विषयक शास्त्र को जानेगा, ऐसे जीव को भावी नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं. इसमें नो आगम द्रव्य क्षेत्र में 3 भेद कहते हैं ना, न्यायिक शरीर और भव्य और तद्व्यतिरिक्त. उसमें से भव्य का बताया. नो आगम न्यायिक शरीर में भी भावी न्यायिक शरीर ये भेद आता है और इसमें भी भावी ऐसा भेद आता है. तो दो में क्या अंतर है, तो यहाँ उस समय तो वो जानने वाले का भावी मतलब भविष्य काल में होने वाला शरीर लेना है, और यहाँ अभी आगम को जानता नहीं लेकिन आगे आगम को जानने वाला होगा वो जीव, उस जीव की परे. तो उस जीव को अभी आगम ज्ञान से रहित है लेकिन आगे उस आगम को जानेगा, उस जीव को भावी नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे. तो दोनों में अंतर करना. शंका जो जीव क्षेत्रागम रूप क्षयोक्षम से रहित होने के कारण अनागम है, उस जीव के क्षेत्र संज्ञा कैसे बन सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि भाव क्षेत्र रूप आगम जिसमें निवास करेगा, इस प्रकार की निरुक्ति के बल से जीव द्रव्य के क्षेत्रागम रूप क्षयोक्षम होने के पूर्व ही क्षेत्रपना सिद्ध है. हमेशा कहते हैं डॉक्टर पढ़ने का निर्णय खाली किया है, आगे हम डॉक्टर ही पढ़ेंगे, तभी अब उसको कहते हैं अभी डॉक्टर. अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है फिर भी उसको कहते हैं डॉक्टर. जैसे डॉक्टर का छोटा बच्चा है तो उसको भी कहते हैं ना अभी डॉक्टर ही करेगा आगे. तो अभी डॉक्टर का ज्ञान उसको नहीं है फिर भी डॉक्टर कहते हैं. उसी प्रकार जिसको अभी आगम का ज्ञान नहीं है लेकिन 1 साल के बाद वो पढ़ने वाला है या अगले भाव में पढ़ेगा, तभी इस समय उसको कहते हैं भावी नो आगम द्रव्य क्षेत्र. न्यायिक शरीर और भावी से भिन्न जो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है, वह कर्म द्रव्य क्षेत्र और नो कर्म द्रव्य क्षेत्र के भेद से 2 प्रकार का है. उनमें से ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म द्रव्य को कर्म द्रव्य क्षेत्र कहते हैं. शंका
कर्म द्रव्य को क्षेत्र संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? इसी पुस्तक में संस्था और शब्द तो वह संज्ञा करना, शब्द संस्था हो गया है। समाधान नहीं, क्योंकि जिसमें जीव क्षीयंती अर्थात निवास करते हैं, इस प्रकार की निवृत्ति के बल से कर्मों के क्षेत्रपना सिद्ध है। तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य का दूसरा भेद जो नौ कर्म द्रव्य क्षेत्र है, वह औपचारिक और पारमार्थिक के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से लोक में प्रसिद्ध शाली क्षेत्र धान्य क्षेत्र इत्यादि औपचारिक नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है। आकाश द्रव्य पारमार्थिक नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र है। कहा भी है आकाश द्रव्य नियम से तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र है और आकाश द्रव्य के अतिरिक्त जीव उद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य नौ क्षेत्र कहलाते हैं। आकाश सप्रदेशी है और वह ऊपर नीचे और तिरछे सर्वत्र व्याप्त है। उसे ही क्षेत्र लोग जानना चाहिए। उसे जिन भगवान ने अनंत कहा है, यह आगम और नौ आगम के भेद रूप द्रव्य क्षेत्र निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि द्रव्य अर्थात सामान्य के बिना यह निक्षेप संभव नहीं है। जो आखिर का जो भेद था ना, तो कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य ऐसे दो भेद किए थे ना इसके तद व्यतिरिक्त के। उसमें ज्ञानावरणादि कर्मों का जो क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे, कर्म द्रव्य क्षेत्र कहा। और उसको छोड़कर जो है नो कर्म द्रव्य क्षेत्र के भी दो भेद किए, एक औपचारिक और एक पारमार्थिक। औपचारिक रूप से क्षेत्र को संज्ञा देते हैं ना, ये अमुक क्षेत्र है, जैसे ये चावल का खेत है, ये ज्वारे का खेत है, ये गन्ने का खेत है, ऐसा कहते हैं। तो उस क्षेत्र पर उच्चार किया उसका चावल इत्यादि का, तो वह औपचारिक करेंगे। या मुख्य रूप से आकाश द्रव्य को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र संज्ञा किसकी है, आकाश द्रव्य की है, इसलिए उसको पारमार्थिक क्षेत्र कहा। और आकाश द्रव्य को छोड़कर बाकी द्रव्य सभी द्रव्यों के क्षेत्र होगा, वह औपचारिक ही कहा जाएगा। इस प्रकार आगम और नो आगम के भेद रूप से जो द्रव्य निक्षेप कहा था, वह भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य है और यह द्रव्य निक्षेप सामान्य स्वरूप है। परंतु जैसा का डब्बा कैसा आपण म्हणतो ना, नहीं शक्कर का डिब्बा रहता है क्या, नहीं तो भी उसको शक्कर का डिब्बा कहते, तो उच्चार है ना। तो खेती तो गन्ने से बने, क्षेत्र तो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में गन्ना उगा है, इसलिए आप गन्ने का क्षेत्र कह रहे हैं उसको उच्चार से। वैसे वास्तव में तो सारा क्षेत्र आकाश द्रव्य ही, आकाश द्रव्य विचार से। हाँ, आकाश द्रव्य में, जिस आकाश द्रव्य में ये अमुक है, ऐसा अपन सब नाम लेते ना, ये प्रवचन हॉल है, मतलब उस क्षेत्र में हम प्रवचन कर रहे हैं, उस क्षेत्र को प्रवचन हॉल कह दिया। ये मंदिर है, ये अमुक है, उस क्षेत्र की सब संज्ञा की है। झेरॉक्स मध्ये तद व्यतिरिक्तच्या खालचं ते जी पान आहे व्यवस्थित हात नाही, ते चुकीचा दिला गेला होता, तो मी हातानं पेन्सिलनं दिल्यामुळे उठला नाही। परत कसं तद व्यतिरिक्त जो कर्मद्रव्य नो कर्मद्रव्य है, आपके पास पेंसिल या पेन हो तो तद व्यतिरिक्त का 5000 करना उठलं नाही त्याच्यात। मी पेन्सिल ने केले ते चुकलं होतं, त्याच्यानंतर त्या व्यतिरिक्त घेता लक्षात येईल। सस्पेन्स उठत नाही दिसते आवश्यक नाही। जो
भाव क्षेत्र निक्षेप है वह आगम भाव क्षेत्र और नो आगम भाव क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। क्षेत्र विषय प्राकृत के ज्ञाता और वर्तमान काल में उसमें उपयुक्त जीव को आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते हैं। जो आगम से अर्थात क्षेत्र विषयक शास्त्र के बिना अन्य पदार्थ में उपयुक्त हो उस जीव को अथवा औदयिक आदि 5 प्रकार के भावों को नो आगम भाव क्षेत्र निक्षेप करते हैं। भाव क्षेत्र में उस पर ऐसे विशिष्ट द्रव्य लेना है ना, तो जो आगम को जान रहा है वो क्या होगा, आगम भाव क्षेत्र। अभी क्षेत्र विषय हम जान रहे हैं समझो, तो इस समय क्या करने जाएंगे, आगम भाव क्षेत्र वो जीव कहा जाएगा। और उसको छोड़ करके जो है वो सब नो आगम लेना है। तो शास्त्र को नहीं जानना है, अन्य पदार्थ में उपयोग है, तो उस जीव को नो आगम भाव क्षेत्र चाहिए। शंका, ऊपर बतलाए गए इन क्षेत्रों में से यहाँ पर कौन से क्षेत्र से प्रयोजन है? क्योंकि मुख्यतः निक्षेप को जानने का एक प्रयोजन होता है ना, कहाँ पर क्या अर्थ लेना। अब यहाँ क्षेत्र को जानने जा रहे हैं, कौन से क्षेत्र को जान रहे हैं, इस कौन से क्षेत्र का वर्णन हो रहा है, यहाँ क्षेत्र शब्द से क्या लेना है, वो प्रश्न किया है। समाधान, यहाँ पर नो आगम द्रव्य क्षेत्र से प्रयोजन है। शंका, नो आगम द्रव्य क्षेत्र किसे कहते हैं? समाधान, आकाश, गगन, देवपद, ग्रह का चरित, गुह्य का चरित यक्षों के विचरण का स्थान, अवगाहन लक्षण, आधेय, व्यापक, आधार और भूमि, ये सब नो आगम द्रव्य क्षेत्र के एकात्मक नाम हैं। विशेषण, अब धवलाकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन प्रसिद्ध 6 अनुयोग द्वारों से क्रमशः क्षेत्र का विचार करते हैं। इनमें से पूर्व में जो निक्षेप या एकार्थ द्वारा क्षेत्र का विचार किया गया है वह सब निर्देश से अंतर्गत समझना निर्देश के अंतर्गत समझना चाहिए। ज्ञान स्थापना द्रव्य क्षेत्र भाव की अपेक्षा वर्णन किया, उसी क्षेत्र का निर्देश आदि 6 अनुयोग की अपेक्षा वर्णन करते। तो यहाँ पर क्षेत्र कौन सा लेना कहा, जो द्रव्य क्षेत्र में नो आगम द्रव्य क्षेत्र के थे उसमें 2 भेद लेते ना, पारमार्थिक और औपचारिक। उसमें ये पारमार्थिक नो आगम द्रव्य क्षेत्र का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। शंका, क्षेत्र किसका है अर्थात इसका स्वामी कौन है? समाधान, यह भंग शून्य है अर्थात स्वामी कोई नहीं है। क्षेत्र का कौन मालक है? हम सब मालक बन के बैठे हैं ना यहाँ पर। कितनी खेती है आपकी डॉक्टर, कितनी है और कितने प्लॉट है? तो क्षेत्र का स्वामी कोई नहीं है, कहाँ है देखो। क्षेत्र का स्वामी बनने के आकाश गढ़ के बारे में क्या हो जाएगी, भ्रांति हो जाएगी। इससे क्षेत्र होता है दूसरा भ्रांति हो जाएगी। क्या हमने इस आकाश द्रव्य के ऊपर अतिक्रमण किया? हाँ, ये आकाश द्रव्य है, अपना माना ये क्या बोलना, शिव रावण के बारे में अतिक्रमण हमने कर दिया। जो अपना नहीं उसको अपना माना। आगे शंका, किससे क्षेत्र होता है अर्थात क्षेत्र का साधन या करण क्या है? समाधान, पारिणामिक भाव से क्षेत्र होता है अर्थात क्षेत्र की उत्पत्ति में कोई दूसरा निमित्त न होकर वह स्वभाव से है। क्षेत्र को किसी ने निर्माण भी नहीं किया। देखो हमने कितनी अच्छी जगह बना दी, कौन हर जगह बनाता है? जगह जगह की है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। शंका, किसमें क्षेत्र रहता है
अर्थात इसका अधिकरण क्या है? समाधान, अपने आप में ही यह रहता है, अर्थात क्षेत्र का अधिकरण क्षेत्र ही है। शंका, एक ही आकाश में आधार आधेय भाव कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि सार में स्तंभ है। इस प्रकार एक वस्तु में भी आधार आधेय भाव देखा जाता है। शंका, ज्ञान में जीव है, ऐसा कहा तो ज्ञान और जीव अलग नहीं है, जीव में ज्ञान है, तो एक ही वस्तु में आधार आधेय भाव होता है। उसी प्रकार क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र में क्षेत्र, तो वही आधार हुआ, वही आधेय। गाभा ते मतलब ऐसे ना खंबा असतो, आता केळ वगैरे आपण झाड असते त्याच्यामधलं ते गाभा असतो ना, त्याला स्तंभ म्हणतात. शंका, कितने काल पर्यंत क्षेत्र रहता है, अर्थात क्षेत्र की स्थिति कितनी है? समाधान, क्षेत्र अनादि और अनंत है। इस क्षेत्र को 100 साल बनाएंगे, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए, क्षेत्र कब से है? अनादि अनंत, तब निश्चय नहीं देखो इसमें इस प्रकार का वास्तविक वस्तुस्थिति क्षेत्र में कितने। शंका, क्षेत्र कितने प्रकार का है? समाधान, द्रव्यात्मक की अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकार का है, अथवा प्रयोजन के आश्रय से क्षेत्र 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें जीवादि द्रव्य अवलोकन किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ जीवादि द्रव्य नहीं देखे जाते हैं, उसे अलोक कहते हैं। अथवा देश के भेद से क्षेत्र 3 प्रकार का है, मंदराचल, सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है, मंदराचल के मूल से नीचे का क्षेत्र अधोलोक है, और मंदराचल से परिच्छिन्न अर्थात तत्प्रमाण मध्यलोक है। इस लोक के 3 भेद कैसे कहते हैं ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, सबका विस्तार से आने वाला है। कौन सा लोक कितने प्रमाण है, उसका सब घनफल वगैरह निकाला हुआ है। इस प्रकार 3 अपेक्षा बताया। जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है, उस प्रकार से उनको जानना अनुगम कहलाता है। क्षेत्र के अनुगम को क्षेत्रानुगम कहते हैं। उससे अर्थात क्षेत्रानुगम से शरीर सामान्य और मुखादि अंगोपांग विशेष निर्देश के समान 2 प्रकार का निर्देश किया गया है। निर्देश, प्रतिपादन और कथन, ये सब एकार्थक है। ओघ से अर्थात द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से और आदेश से अर्थात पर्यायार्थिक नय के अवलंबन से निर्देश 2 प्रकार का है। हमेशा आपण देखते हैं सामान्य और विशेष, कहो या गुणस्थान और मार्ग या ओघ और आदेश। या ओघ मतलब सामान्य गुणस्थान देना और आदेश मतलब विशेष मार्ग। जैसे उदाहरण दिया ना, शरीर एक सामान्य और उसके अंगोपांग एक विशेष हो गए। इसी प्रकार सामान्य से कथन करेंगे और विशेष रूप से उसके पाठ करके कथन करेंगे तो विशेष हो जाएगा। शंका, दोनों नयों की अपेक्षा से निर्देश किस लिए किया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए ओघ निर्देश किया जाता है, तथा पर्यायार्थिक नय में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए आदेश निर्देश किया जाता है। 2 प्रकार के शिष्य होते हैं ना, जानने वाले। इसको सामान्य बता दो, कोई कहते हैं विशेष बता दो। तो सामान्य से बताना है तो उनके लिए वो बता दिया, और विशेष रूप से जिनको चाहिए उनको पर्याप्त कैसे भी बताए। तो दोनों प्रकार से वर्णन हमेशा बीच में आता है कि जो भगवान की वाणी है या आचरण की वाणी है, सब जीवों पर अनुग्रह करने वाली है, इसलिए सबका उपकार होना चाहिए। सामान्य बुद्धि वालों को विशेष बताना पड़ता है।
और असामान्य बुद्धि वालों को सामान्य से बताएंगे तो भी चलता है. वो शोक म्हणजे ज्यांची बुद्धी सामान्य आहे, शोकक्षम कमी आहे त्यांना सांगावं आणि ज्यांची बुद्धी दो विशेष प्रकार आहे के रुचि वाले शिष्य बता रहे, संक्षेप रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले. संक्षेप रुचि वाला को बहुत बताओ तो उसको लगता है इतना इतना मत बताओ, संक्षेप में बताओ, तो उनके लिए संक्षेप में बताओ तो दरगाह तरीके से. और जिसको वो खुलासा जितना किया वो मंदबुद्धि के लिए किया जाता है, तो उसको विस्तार से बताना आवश्यक है. इसलिए विस्तार रुचि वाले के लिए उसमें भी दो भेद, उसमें दो प्रकार हो सकते हैं. बुद्धिमंद है इसलिए विशेष प्रकार से बताना ये जिज्ञासा होगी, और बुद्धि विशेष है इसलिए सामान्य से बताना ठीक है. लेकिन दूसरों के लिए जो म्हणजे प्रभाव सांगण्यासाठी किंवा प्रभावासाठी जे केलं जातं त्याला डिटेलमध्ये जायला विकल्प म्हणजे होते. कशाला जेवढं डिटेल पाहिजे, वरचं सांगा. म्हणजे जो प्रवचनासाठी वगैरे विषय असतात ते वरचेच ऐकतात, और जो स्वयं के लिए करना चाहते हैं वो विशेष में देखते हैं क्योंकि इसको स्वयं ही देखना चाहिए. इन दोनों निर्देशों के अतिरिक्त और कोई तीसरा निर्देश है नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार के नयों में अवस्थित जीवों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रोताओं का अभाव, अतएव दो प्रकार से ही निर्देश किया जाता है. जिस प्रकार से उद्देश्य किया जाता है उसी प्रकार से निर्देश होता है. इस न्याय के अनुसार ओघ निर्देश के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं. ओघेन मिच्छाइती केवढी घेते सवल होती. यहाँ क्षेत्र बताना प्रारंभ होंगे. दो प्रकार से वर्णन करेंगे. ओघ से पहले गुणस्थान की विवक्षा से कौन से गुणस्थान वाले जीवों ने कितने क्षेत्र व्याप्त किया है आकाश का, वो बताएंगे. पहले मिथ्या दृष्टि ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया, मतलब कितना व्याप्त किया है संपूर्ण. ऐसा एक लोकाकाश का प्रदेश नहीं जहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है. सब जगह यहाँ भरे हुए ना, सूक्ष्म जीव भी है, बादल जीव भी जहाँ तहाँ है. ओघ निर्देश की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव इतने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक में रहते हैं. मोक्ष में भी है मिथ्या दृष्टि. मतलब मोक्ष पर्याय में नहीं है, मोक्ष स्थान जहाँ है वहाँ पर सिद्धशिला. वो सिद्धशिला स्वयं भी एक इंद्र जीव है ना, सतलुक है, तो उसमें सब मिथ्या दृष्टि है. इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है. सूत्र में ओघ इस पद का निर्देश आदेश प्ररूपना के निराकरण के लिए आया है. हमेशा यहाँ पर एक पद्धति है, सूत्र के एक एक शब्द की सार्थकता बताएंगे कि ये शब्द क्यों रखा, ये शब्द क्यों रखा. तो एक एक वो जो सूत्र हुए ना, ओघेन मिच्छाइती केवढी घेते, तो उसमें से एक एक शब्द का बताएंगे. ओघेन क्यों लिखा, तो आदेश का निराकरण करने के लिए. मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा, तो अन्य गुणस्थानों का निराकरण करने के लिए. इस प्रकार मिथ्या दृष्टि इस पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए आया है. कितने क्षेत्र में रहते हैं इस पृच्छा का फल सूत्र की प्रमाणता प्रतिपादन करना है. सर्वलोक में इस पद से क्षेत्र के प्रमाण का निर्देश किया है. यहाँ सूत्र में लोक ऐसा सामान्य पद कहने पर 7 राज्यों का धनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाणाधिकार में सागरोपम, पल्लोपम, सागरोपम, शुच्चंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, लोकप्रतर और लोक ये 8 मान जानना चाहिए. ऊपर बताना कितने क्षेत्र में रहते हैं इस पृच्छा का फल सूत्र की प्रमाणता प्रतिपादन करना है. मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, अपना कर्तृत्व नहीं. एक
जब ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो ऐसा केवली भगवान ने इसका उत्तर दिया है। ऐसा बताने के लिए वहाँ प्रश्न पूछते कि कितने क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा भवेजू ने प्रश्न किया तो वहाँ उसे उत्तर आया कि सर्वलोक को स्पर्श किया है। कर्तृत्व का निषेध किया। इस गाथा में जो लोक का ग्रहण किया गया है उससे जाना जाता है कि यहाँ पर 7 राजों के घन प्रमाण लोक का ग्रहण अभिष्ट है। विशेषण एक प्रदेश वाली 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश पंक्तियों को जगत श्रेणी कहते तथा जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर और घन को घन लोक कहते। गाथा में इसी क्रम से जगत श्रेणी जगत प्रतर और लोक पद का ग्रहण हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर लोक से घनलोक का अभिप्राय है। सर्वलोक माने घनलोक लेना। जब एक 7 राज्य प्रमाण एक आकाश प्रदेश पंक्ति उसको कहते जगत श्रेणी, और 7 जगत श्रेणी गुणित 7 जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर होता है। और एक बार जगत श्रेणी से गुणा किया तो घनलोक, तो वह लोक लेना। मतलब यहाँ पर आचार्य लोकाकाश को आयताकार सिद्ध करने वाले हैं, उसके लिए बता रहे हैं। अभी पढ़ते थोड़ा फिर यदि यहाँ पर इसी घन लोक का ग्रहण किया जाता है तो 5 द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ग्रहण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उस लोक में 7 राजू के घन प्रमाण वाले क्षेत्र का अभाव है। और यदि सद्भाव माना जाए तो नीचे वेत्रासन वेंत के मूढ़ा के समान, मध्य में जल्लरी के समान और ऊपर मृदुंग के समान आकार वाला तथा मध्यम विस्तार से अर्थात एक राजू से 14 गुना आयत लंबा लोक है। यह लोक निश्चयतः अकृत्रिम है, अनादि निधन है, स्वभाव से निर्मित है, जीव और अजीव द्रव्यों से व्याप्त है, नित्य है तथा काल वृक्ष के आकार वाला है। लोक का विस्तंभ विस्तार 4 प्रकार का है ऐसा जानना चाहिए, जिसमें से अधोलोक के अंत में 7 राजू, मध्यम लोक के पास 1 राजू, ब्रह्मलोक के पास 5 राजू और ऊर्ध्वलोक के अंत में 1 राजू विस्तार जानना चाहिए। ये सब शंका की शंका है। ये पूर्व में कही गई सूत्र गाथा के पूर्व में कही गई सूत्र गाथाएं अप्रमाणता को प्राप्त होती है। शंका क्या है वो समझ में आएगी आपको। शंका करके शंका क्या है, यहाँ लोक का अर्थ क्या लेना है, घन लोक लेना है। तो जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर और उसका घन घन लोक, मतलब 343 घन राजू प्रमाण लोक यहाँ पर लेना है, ऐसा कहा था। उस पर से उसको यह शंका हुई कि आपने जो लोक बताया वो वास्तविक लोक नहीं, जहाँ 5 द्रव्य रहते हैं, लाका से 6 द्रव्य लेंगे, और जिसका 5 द्रव्यों का जो आधारभूत लोकाकाश है वो यहाँ नहीं लेना है, ऐसे शंका को मतलब उसका कहना है। क्यों? क्योंकि लोक का आकार जो गाथा में बताया है, गाथा जो आई है कैसा बताया, वेत्रासन, तो जो आसन होता है, जैसे अब यहाँ लोकाकाश को निकाला है, जो शंकाकार का मत है 5 द्रव्यों का आधारभूत आकाश, तो नीचे जो है ये कैसा दिखता है, मध्य लोक से नीचे वेत्रासन का दिखता है। ऐसे आसन होते हैं तिरछे बैठे हुए, ऐसा होता है वेत्रासन के लिए उसको। और ऊर्ध्वलोक कैसा है, जो बजाते हैं मृदंग, ढोलक म्हणतो आपण तिकडून इकडून दोन्हीकडून वाजवायचं असते, बीच में ऊंचा होता जाता है और इधर ऐसा कम होता जाता है, तो वैसा ऊर्ध्वलोक दिखता है ना। गोल काटना ऐसे गोल है, तो उसमें ये पूरा लोकाकाश, मुझे वो बनाना था लेकिन किसी ने बना के दिया नहीं, हुआ नहीं होगा। मतलब अपन जो लोकाकाश है वैसा उसका आकार कैसा मान रहे हैं, ऐसा गोलाकार आएगा और ऐसा कम होता होता है,
और फिर ऐसा गोलाकार, फिर ऊपर गोलाकार। इस प्रकार से यह लोकाकाश इस गाथा में से निकलता है, ऐसा उस शंकाकार की शंका है। और जो कैसा है, फिर इसका जब घनफल निकालते हैं तो वह 343 धनराशि प्रमाण नहीं आता। जब इस प्रकार से अपन लोग मानेंगे गोलाकार, तो उसका आगे पूरा विस्तार से निकाला हुआ है। तो वीरसेन आचार्य यहाँ सिद्ध करके दिखाएंगे कि यह लोग यदि ऐसा आकार मानते हैं लोकाकाश का, तो वो 343 धनराशि प्रमाण नहीं होता है। इसलिए लोकाकाश का ये आकार नहीं है, वो आयताकार है। आयताकार है ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जो 343 धनराशि प्रमाण लोक है ऐसा कहा है जिस अपेक्षा से, तो वह जब अपन उसका आयताकार मानते हैं, अभी उसमें वो आपको मालूम भी है कि किस प्रकार लोकाकाश है, बाद में लेके आएंगे उसको तो समझ में आएगा। तो उस प्रकार का लोकाकाश है, ये सिद्ध करना है वीरसेनाचार्य को, इसलिए ये शंका उठाई है। तो इन गाथाओं से वो वृत्ताकार लोकाकाश सिद्ध होता है। तो आपने जो कहा सूत्र गाथा है, वो यदि वो आकाश लेंगे तो वो 7 राज्यों के घन प्रमाण नहीं होगा, और 7 राज्यों के घन प्रमाण लेंगे तो ये गाथा गलत होती है, क्योंकि उसमें जो आकार बताया है वह नहीं प्राप्त होता है। अब उसको सब सिद्ध करके दिखाएंगे समाधान में। ये शंका करके शंका है और उसका समाधान करते हैं। समाधान। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। इस प्रकृत सूत्र में लोग ऐसा पद कहने पर 5 द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ही ग्रहण किया है, अन्य का नहीं, क्योंकि लोग पूर्ण समुद्रांतर्गत केवल ही कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक में रहते हैं। इससे उक्त बात सिद्ध होती है। यदि लोग 7 राज्यों के घन प्रमाण नहीं है, तो लोग पूर्ण समुद्रांतर्गत केवल ही लोक के संख्यात्मक भाग में रहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए। और भूतुंगाकार लोक के प्रमाण को देखकर, अर्थात उसकी अपेक्षा से लोग पूर्ण समुद्रांतर्गत केवली का घन लोक के संख्यात्मक भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गणना करने पर भूतुंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यात्मक भाग पाया जाता है। घन लोक का कितना है? 343 घन राशि प्रमाण, और इसका निकालेंगे तो आधे से भी कम, इसलिए वो संख्यात्मक भाग में होता है। तो यदि यह आकार रूप लोक लेना होता तो लोक पूर्ण समुद्भात केवली का संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, ये नहीं कह सकते थे। फिर लोक के संख्यात्मक भाग में व्याप्त है ऐसा कहना पड़ता, क्योंकि 5 द्रव्य के आधारभूत लोक को इस प्रकार बना, उसके बाहर जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। और पूर्ण लोक पूर्ण समुद्भात में केवली का संपूर्ण खंडों प्रमाण बताया है, तो वह सिद्ध नहीं होता है। वो आगे दिखाएंगे अभी। मतलब दो समझना, एक घनलोक मतलब उसका कहना है कि 7 राज्यों का घन, उसको घनलोक कहा। और ये 5 द्रव्यों के आधारभूत जो द्रव्य है लोक है वो गोलाकार है, ऐसा मान रहा है शंकर, या अंदर जगह से ऐसा सिद्ध होता है ऐसा कह रहे हैं। तो वो लोक, तो इन दोनों में देखेंगे, तुलना करेंगे तो इस घनलोक की अपेक्षा से वह जो लोक गोलाकार लोक है घनलोक की अपेक्षा से वह संख्यात्मक भाग है। इसलिए लोक पूर्ण समुद्भात में ऐसा कहा है कि सर्वलोक में रहते हैं, तो वहां पर उसकी वजह ये कहना चाहिए था, फिर से नाचन तर्क दे रहे कि उस जगह ये लिखना चाहिए था कि घनलोक के संख्यात्मक भाग में रहते हैं, क्योंकि जब लोक पूर्ण है तो संपूर्ण लोकाकाश में प्रदेश फैले हैं, तो वो प्रदेश फैल भी गए तो भी अपने लोकाकाश के बाहर नहीं जाएंगे ना, और लोकाकाश का यह आकार माना है, तो घनलोक की अपेक्षा वो संख्यात्मक भाग है, इसलिए घनलोक का संख्यात्मक भाग वहां बताना चाहिए था, और वहां संपूर्ण लोक बताया है। इसका अर्थ इतना छोटा लोक नहीं है, 343 घनराशि प्रमाण ही लोक है, ये सिद्ध करेंगे। पहले अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं देखो कि ये जो इस आकार
वाला जो लोकमाना है उसका प्रमाण निकालेंगे। गोलाकार लोकाकाश का पूरा घनफल निकालेंगे यहाँ से अभी। देखो वह इस प्रकार है। वह इस प्रकार है। 14 राजू प्रमाण आयत, 1 राजू प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली ऐसी मुकुंगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकाल करके पृथक स्थापना करना चाहिए। स्थापन करना चाहिए। इस प्रकार से स्थापित करके अब उसके फल अर्थात घनफल को निकालने का विधान करते हैं। वह इस प्रकार है। मुख में तिर्यक रूप से गोल और आकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहुल्य वाली इस पूर्वोक्तम सूची की परिधि 371 बटा 113 इतनी होती है। देखो आगे गाथा नंबर 14। इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजू विष्कंभ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 377 बटा 452 इतना होता है। अब हमें लोक के अधोभाग का घनफल लाना इष्ट है। इसलिए उस क्षेत्रफल को 7 राजुओं से गुणा करने पर 7 राजू प्रमाण लंबी और 1 राजू प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल 337 बटा 452 इतना होता है। फिर सूची रहित 14 राजू लंबे लोक रूप क्षेत्र के मध्य लोक के पास से 2 खंड करके उनमें से नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर उसे एक ओर से ऊपर से लगाकर नीचे तक काट कर पसारने पर सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। तो इस गोलाकार क्षेत्र का घनफल निकालना है। उसमें पहले विभाग करके निकालेंगे, एक साथ सबका नहीं निकाल सकते क्योंकि सब जगह व्यास समान नहीं, उसका जो आयाम है वो समान नहीं। यहाँ कितना है 7 राजू, बीच में 1 राजू, इधर 5 राजू है, ये भी सब गोलाकार है। और ऊपर जो है वो 7, यहाँ 5 राजू है, फिर 1 राजू, इसलिए इसका अलग अलग पार्ट में घनफल निकालेंगे। तो इसमें से ये जो बीच में त्रसनाली कहते हैं, इस लोकाकाश की अपेक्षा से वो भी गोल हो, त्रसनाली चौकोर नहीं, क्योंकि यहाँ सब गोलाकार है ना, तो ऐसे पूर्ण गोलाकार प्रमाण ये लोकनाली कहेंगे। वो कितने व्यास वाली उसको अलग से निकाल लेना तो चलेगा। एक 14 राजू लंबी और 1 राजू व्यास वाली ये त्रसनाली है, इसका अलग घनफल निकालेंगे। इसके बीच में से हमने निकाल के बाजू में रखी, तो इसका घनफल पहले निकाला है। तो पहले इसकी परिधि निकाली, तो ये 1 राजू व्यास है ना, इसका जो गोला का एक प्रदेश प्रमाण लेंगे। परिधि किसको कहते हैं? जो वर्गमूल होता है ये मेरे परिधि पूरी जो एक ही आकाश प्रदेश ले लो, तो उसकी ऐसे गोलाकार जो लंबाई आएगी उसको कहेंगे परिधि। तो यहाँ व्यास कितना है इसका गोलाकार का? 1 राजू है। तो इस अपेक्षा से उसका यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालना। अपने 2-3 सूत्र देखते हैं। पहले खाली सामान्य रूप से व्यास को
गुना करते तो परिधि आती है। फिर दूसरा सूत्र आता है व्यास का वर्ग करो 10 से गुना करके उसका वर्ग कर देना, ऐसा भी करते हैं। या व्यास को 10 के वर्गमूल से गुना करते हैं तो भी वो परिधि आती है। यहाँ एक अलग सूत्र से निकाला है, या आगे 42 पेज पर 43 पेज पर वो सूत्र दिया है। तो व्यास गुणित 3, व्यास गुणित 16 प्लस 16 नोट्स में है और उसको 113 से भाग देना और प्लस व्यास के त्रिगुणे को उसमें जोड़ना। तो व्यास के त्रिगुणे से इतनी अधिक होगी, त्रिगुणी बराबर नहीं होते, बराबर क्या आता है परिधि, सूक्ष्म परिधि कहेंगे इसको। जो दूसरा सूत्र है अपना सूक्ष्म परिधि निकालने का, उससे भी ये सूक्ष्म निकलता है, तो ये सूक्ष्म परिधि का प्रमाण है। तो यहाँ व्यास कितना बताया 1 राजू, तो ए व्यास की जगह 1 रखेंगे गुणित 16 प्लस 16 बटे 113, फिर व्यास है 1 गुणित 3 बराबर परिधि निकलेगी। तो यहाँ 16 बटे 1 16 ही रहेगा, उसमें 16 प्लस करेंगे तो 32 होगा। 32 बटे 113 प्लस 3 करना है, तो यहाँ समच्छेद करेंगे। तो समच्छेद करने के लिए 113 का यहाँ देखिए ना, तो 113 का समच्छेद करेंगे तो 113 का भाग देंगे और 113 का गुना करेंगे। फिर इसका जोड़ करो 32 प्लस 339 होगा, 39 बटे 113, 7 और 9 2 11 1 4 और 1 7 और 3 371 बटे 113 किताब में बताया है ना प्रमाण 371 बटे 113 इस सूत्र से निकाला। ये यहाँ समझ में नहीं आता, जब आगे अपन पढ़ते हैं वो सूत्र तो वहाँ समझ में आता है कि ये कैसे आया। तो वो एक सूत्र बनाया है, जो भी व्यास होगा 1 राजू है 7 राजू का निकालना हो तो ये सूत्र में वहाँ ऐसे करते हैं 16 से गुणित करो 16 प्लस करो 113 से भाग दो, फिर उसमें व्यास के त्रिगुणे को जोड़ो तो ये सूक्ष्म परिधि का प्रमाण आता है। सूक्ष्म परिधि दूसरे फॉर्मूले से निकालना तो नीचे 113 वगैरह कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, उस समय तो अलग आएगा ना, ये उससे भी सूक्ष्म निकालेंगे। अपन व्यास का वर्ग करके 10 से गुणित करके उसका वर्गमूल लेंगे तो ये नहीं आएगा, इससे बड़ा आएगा, मतलब इसमें जो अलग आएगा, इसलिए इसको सूक्ष्म परिधि कहा है। तो किसका प्रमाण आया परिधि का। अब परिधि को इसका पूरे का घनफल निकालना है, ये केवल गोलाकार का आया प्रमाण। अब इसके पूरे क्षेत्रफल का एक प्रदेश प्रमाण ले लिया था यहाँ पर 40 की मोटाई, अभी पूरी क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि को अपन हमेशा व्यास के चौथे भाग से भाग देते हैं, गुना व्यास के चौथे भाग से गुना करते हैं। यहाँ उन्होंने ऐसा बताया कि परिधि का आधा करो और उसको व्यास के आधे से गुना करो, दोनों का अर्थ एक ही होगा। व्यास के चौथे भाग से गुना करो या परिधि का आधा करके व्यास के आधे से गुना करो, तो दोनों में अंतर नहीं पड़ता है, बराबर क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल तो यहाँ परिधि आएगी 371 बटे 113, 371 बटे 113, उसी का निकालेंगे तो क्या आएगा ऊपर 3.32 बटे 113। व्यास है कितना एक चतुर्थांश, यहाँ पर यहाँ 2 इस अपेक्षा से यहाँ 2 करो तो चलेगा, और यहाँ व्यास के आधे से गुना किया तो 371
क्षेत्रफल निकला। किताब में दोनों ने डायरेक्ट उत्तर ही दे दिया इस प्रकार। अब आगे क्या निकालना है? घनफल। अभी पहले अधोलोक का घनफल निकालते हैं, इसलिए आधा ही लेना नीचे का। इस अधोलोक में जो एक प्रश्न आए हैं उतने का ही प्रमाण लेना, तो अधोलोक का आएगा ना, ये अधोलोक के अंतर्गत है। तो इसलिए ये अधोलोक में प्रश्नावली कितनी होगी? 7 राजू लंबी, ऊपर 7 राजू और यहाँ से नीचे 7 राजू, इसलिए 7 राजू ऊंचे से गुना किया 371 बटे 452 गुणित 7। 7 एकम 7, 7 सत्ते 51, 4 7 एक 21 और 4 25, 2597 बटे 452 और इसको भाग देंगे तो कितना आता है? 5 गुणांक 452 को 5 से गुना करो तो 5 गुणे 10 1 5 5 25 आणि 26 5 20 और 2 आहे 5 20 और 22 है ना, 22 और 60 मतलब उसमें से माइनस किया तो कितना आया है वहाँ पर? 5 का भाग जाएगा इसमें और ऊपर 337 बटे 452 इसका उत्तर आया 2597 में से 2260 माइनस करेंगे तो 60 में 3 5 में 2 3 तो 337 शेष रहेंगे, तो 5 का भाग जाकर के ऊपर शेष रहे 337 बटे 452। तो क्या निकला? यहाँ से केवल यहाँ तक ये जो बीच की प्रश्न आ रही है उसका घनफल निकला, इसको अलग निकाला। तो एक समीकरण अपने को रखते जाना है क्योंकि इसको बाद में प्लस करेंगे। तो यहाँ अधोलोक का पहला जो क्षेत्रफल है इसको इधर रख दीजिए 5 पूर्णांक 337 बटे 452। फिर उसके बाद अधोलोक का निकाल रहे हैं तो यह अधोलोक को अलग यहाँ से अलग किया और उसका घनफल निकाल रहे हैं। तो ये बीच का निकला। अब बीच का निकालने के बाद एक राजू के बीच में पोखली आ गई, पोखले का क्या बोलते हैं उसको? पोखली बोलते हैं, खाली जगह होती है। तो फिर ये क्या है? 7 राजू, ऐसा भी 7 राजू है, ऐसा भी 7 राजू है। तो यहाँ बीच में इसका जो एक गोलाई प्रमाण है ना ये कम हुआ है। तो यहाँ इधर 3 राजू जाड़े मोटे हो गए, इधर 3 राजू लगे, इधर 3 राजू, इधर 3 राजू। ऐसा जो नीचे गोलाई आकार आएगा उसमें से एक राजू निकल बीच में से निकाला है तो 3 राजू की मोटाई सब जगह होगी। तो ये जो अधोलोक का क्षेत्र है अब एक केवल एक प्रदेश प्रमाण हो गया है, बीच में से एक राजू निकाला है, तो इसलिए यहाँ ऊपर तो एक राजू का ही विस्तार है। तो ये जो अधोलोक है इसको क्या करेंगे? अब बीच में से फाड़ेंगे इसको। अब इसमें यहाँ तो कुछ ये नहीं है, जा मोटाई नहीं है, एक प्रदेश प्रमाण ही रखेंगे। इस यहाँ से उसको ऐसा फाड़ेंगे बीच में से, तो बीच में से फाड़ करके उसको फैलाएंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो ये जो
परिधि है वो पूरे ऐसे हो जाएगी। इसका निकाला था नहीं निकाला, ये थोड़ा सा निकाला नोट्स में है और पुस्तक में भी शुरू में एकदम प्रारंभ में है, नोट्स में निकाला है वो जाड़े मतलब मोटा ही रंग निकाला है। पेज नंबर 4 पे है। इस आंदोलन को क्या किया, फैलाया तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा बाकार इस प्रकार सूप असते ना बाकारायचं तशा आकाराचे क्षेत्र ऐसे स्वरूपाकार होगा। तो इसको फाड़ने पर वो ये होगा, तो इसमें ये जो स्वरूपाकार रचना है उसका घनफल निकालेंगे। एक राज्य निकाला है बीच में से तो निकाले मग आता तिथं काय तर राहणारच असं कमी कमी वो जो मोटाई है व्यास है वो कम कम होता गया ना, उसमें से एक राज्य है 6 लोग हो या एक प्रदेश में हो, बीच पोर्शन को काटा बीच पोर्शन, हाँ यहाँ से कट दिया उसे फैला लिया, उसको फैलाया। ये बाहर की चीज भी ऐसे बाहर की चीज भी ले लिया पूरा ये जो अधोलोक है एक राज्य की प्रस्थानी निकालने के बाद जो रही है वो आप थोड़ा सा ज्ञान में ले लो, उसको एक राज्य बीच में से निकाला और वो 7 नीचे 7 राज्य और घटता घटता ऊपर आया, तो उसका जो होगा उसको ऐसा बीच में से कट करके उसको फैलाया। फैलाने के बाद ये अभी इतना सही नहीं है लेकिन आप उसमें है देखो फिर इसको और ये जो गोलाकार है उसको और सीधा करेंगे तो त्रिकोणाकार जैसा हो जाएगा। ऐसा समझो यहाँ पर इसको सीधा किया तो फैलाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन सीधा किया उसको। अब इस अधोलोक को फैलाया हुआ है, अब ये इसका ऊपर से आकार ऐसा दिखेगा लेकिन इसकी जो मोटाई है वो मोटाई सब जगह समान नहीं होगी, क्योंकि जो 3 राज्य इधर हुए क्या था ना, एक राज्य बीच में से निकले तो 3 राज्य इधर और 3 राज्य नीचे है, तो 3 राज्य यहाँ रोल करके जब फैलाएंगे तो यहाँ 3 राज्य रहेगी बीच में और एक ऊपर का पोर्शन फैलाएंगे तो क्या होता जाएगा, मोटाई कम कम होती जाएगी, सब जगह 3 राज्य नहीं रहेगी। तो इसका आकार जो होगा वो कैसे होगा, ऐसा मतलब यहाँ से बढ़ता 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 ऐसा होगा और इधर से ऐसा घटता घटता ऐसा थोडंसं डोक्यात घ्या, ते मला करायचं होतं तर कोण करून घेणार भेटलं नाही, दोघा तिघांनी सांगितलं हाँ चलो, मतलब इसका आकार कैसा होगा, क्योंकि यहाँ सब जगह व्यास समान नहीं है, यहाँ 7 राज्य है फिर घटता 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 गया है, इसलिए इसका जब फैलाएंगे तो इसकी जाड़ी जो है वो सब जगह समान होगी ही नहीं, तो यहाँ बीच में 3 राज्य रहेगी ऐसे मोटाई से, फिर ऐसे कम कम होती जाएगी, इधर से भी इधर कम कम होती जाएगी और फिर ऊपर से भी यहाँ नीचे बढ़ती जाएगी, नीचे से ऊपर कहेंगे तो बढ़ती जाएगी, तो यह कैसा बनेगा, ऐसा यहाँ जाड़ा और ऐसा उतार और इधर से भी यहाँ ऐसा उतार देखिए, तो उस अपेक्षा से आप सब निकालेंगे घनफल आगे। तो पहले यहाँ पर विशेषार्थ उठना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी आगे बताया है इसका कैसे निकालने का। 13 पेज पर विशेषार्थ पढ़ते हैं, इसमें वो काली जो प्रश्नावली है उसका ही बताया, अब आगे जो नीचे का वो आगे बताने वाले हैं।
पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है, उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल है ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं। जो नीचे गोल आकार वाला 7 राजू चौड़ा है और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्यलोक में गोल आकार वाला तथा 1 राजू चौड़ा है। इसके ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित 7 राजू लंबी 1 राजू चौड़ी गोल आकार वाली त्रसनाली है। उसको यदि वेत्रासनाकार अधोलोक के बीच में से निकालकर बचे हुए अधोलोक को एक ओर से ऊपर से नीचे तक काटकर पसार दिया जाए तो उसका आकार ठीक सूपा के समान हो जाता है। इस सूपा हे प्रकरण चालू याचे आगे प्रकरण वो नीचे का मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र सर्वलोक है। सर्वलोक का अर्थ 7 राज्यों के घन प्रमाण लोक यहाँ लेना इष्ट है। तो यहाँ फिर से आचार्य ने कहा कि जो लोक का आकार गोलाकार मानते हैं तो उसका प्रमाण 7 राज्यों का घन प्रमाण नहीं आता है। तो शंका करके वो शंका की थी, उसका समाधान यहाँ कर रहे हैं। तो गोलाकार जो लोक है ऐसा गोल आकार लोकांना शाळेत शास्त्राच्या लोग माना है उसकी अपेक्षा से उसका घनफल निकालते हैं तो वो 7 राज्यों के घन प्रमाण नहीं आता है। तो उसका पहले घनफल यहाँ निकालते हैं। तो सवेरे ऊपर ने देखा था जो अधोलोक है उसका पहले घनफल निकाल रहे हैं। तो उसमें जो बीच में त्रसनाली है 1 राजू व्यास और ऐसे 14 राजू लंबी। तो उसमें से यहाँ 7 राजू पहले उसका निकाला क्योंकि अधोलोक में केवल 7 राजू में त्रसनाली आएगी, उसका घनफल निकाला है। अब जो 1 राजू व्यास गोलाई को छोड़कर नीचे 7 राजू व्यास है और वो व्यास कम होता होता आ रहा है, ऐसे सब ओर से कम होगा तो वो कितना उसका घनफल निकलता है वो निकालता है। तो जो क्षेत्र है उसको यहाँ निकालते फिर पढ़ते हैं। इस अधोलोक को भी यहाँ से बीच में से या तो त्रसनालियाँ नहीं इसको निकाल दिया है बाजू में। तो इसको यहाँ से बीच में से एक प्रदेश क्रमांक बीच में से यहाँ कट करके या 1 राजू पोकल है खाली जगह है। हाँ 3 राजू इधर 3 राजू इधर 3 राजू इधर ऐसा कहा था। अब इसको फैलाना है तो इसको फैलाने पर इसकी जो परिधि है 7 राजू व्यास की परिधि निकालेंगे। ये 7 राजू का व्यास है, उसकी परिधि पूर्ण गोलाई वो सब यहाँ फैल गई। तो इसका प्रमाण कितना होगा? ये नीचे का जो विस्तार है जैसे अभी 1 राजू है यहाँ पर 1 राजू व्यास का है, इसकी परिधि सभी अपन ने निकाली थी 371 बटे 113 ये 1 राजू जो विस्तार है इसको फैलाएंगे यहाँ तो इसका विस्तार कितना होगा? वह 371 बटे 113। ये ऊपर का जो विस्तार है इसका घनफल निकाल, ये पूरे त्रिकोणाकार है इसका घनफल निकालना है। और यह त्रिकोण कैसा है? फैलाने का ये है ना यहाँ पर निकाला हुआ है।
फैलाएंगे तो कैसा होगा, ये बीच में वहाँ ये 3 राज्य है ना, यहाँ पर ये 3 राज्य, तो इसका जितना ऊपर विस्तार है उतने तो 3 राज्य, 3 राज्य इसकी मोटाई रहेगी। ये है ना यहाँ पर इतनी मोटाई 3 राज्य, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा शांति से सुनो। फिर ये कम 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 होती जाएगी, उसको फैलाएंगे तो जाड़े पूरे परिधि प्रमाण फैलाएंगे ना, तो उस परिधि का प्रमाण पहले निकालेंगे, फिर उस पर से सब निकलेगा। तो वो जो फैलाया हुआ है वो खाली ऐसे एक बाजू से दिखता है, और ये पूरा मोटाई सहित ये है त्रिकोण। मतलब ये त्रिकोण कैसा होगा, इधर बीच में जाड़ू 3 राज्य होगी और उसकी मोटाई कम 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 होती होती यहाँ पर एक प्रदेश प्रमाण रहेगी। फिर यहाँ से कम इधर यहाँ तक तो 3 राज्य लेना सब जगह। यह जो ऊपर की मुख विस्तार जो है, वो मुख विस्तार एक राज्य के व्यास की जो परिधि है 371/113, उतना ही नीचे जो रहेगा वहाँ जाड़ी 3 राज्य में रहेगी सब जगह। और इधर फिर कम कम होती हुई यहाँ एक प्रदेश प्रमाण होगी, और यहाँ ऊपर से देखेंगे यहाँ ऐसे तो यहाँ एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है, और वो बढ़ती 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 यहाँ पर अभी 3 राज्य रहेगी। मतलब ऐसे यहाँ जाड़ी मोटाई जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार का जो एक अधोलोक को पसारने पर जो सुरपाकार रचना हुई है, सुरपाकार रचना, तो उसका घनफल निकाल रहे हैं। तो निकालने के लिए पहले इसका जो मुख विस्तार जो है वो कितना रहेगा, 371/113। इसको सीधा किया तो ऐसा होगा, तो ये विस्तार है वो कितना इतना है, मतलब 3.32/113। और ये जो नीचे का तल विस्तार वो कितना होगा, तो वो 7 राज्यों की परिधि निकालेंगे उतने प्रमाण होगा। तो 7 राज्यों की परिधि निकालना, तो 7 उसी सूत्र के अनुसार अपन ने दोपहर में निकाला था। व्यास गुणिले 16 प्लस 16 बटा 113 प्लस व्यास गुणित 3, ये परिधि का सूत्र है, सूक्ष्म परिधि निकालने का। तो यह व्यास कितना है, 7 राज्य, नीचे राज्य समझ गए यहाँ पर, और 16 गुना किया प्लस 16 113 प्लस व्यास है 7 राज्य गुणित 3। तो यह 16 सत्ते करेंगे, 16 सत्ते 12, 112 प्लस 16 113 प्लस 31। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, छेद समान करना पड़ेगा 113 का, तो 113 और गुणित 113, कितना होगा 128 प्लस 21 या 63, अच्छा 6 21 27, अच्छा 2 21 1 2 23 113। कितना आएगा, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 1 8 2 10 अच्छा 1 3 आणि 4 आणि 5 बरोबर आलं, बटे 113। ये क्या आएगा, अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 22 पूर्णांक 15 बटे 113
उसके बाद इस स्तूपाकार क्षेत्र के क्या करेंगे, यह जो मुख्य विस्तार है वहां से लेकर नीचे तक आयताकार है, वहां लंबा एक करेंगे क्षेत्र, मतलब इसमें एक स्तूपाकार के 3 भाग हो जाएंगे, एक बीच एक आयताकार, और ये आयताकार कैसा होगा, ऐसा यहाँ पर निकालना है उसको, मतलब बीच में जो वही काय बोला नोट्स में है 5 नंबर पेज पर ऊपर है, वही ताले का इस पे का पेज बरोबर। तो ये जो आयताकार है उसकी मोटाई से कैसा है, या एक प्रदेश प्रमाण है वैसा बड़ा बड़ा होता है, या 3 राज्य है वो एक भाग दिखेगा, जैसा आपण घसरगुंडी असते की नाही अशा आयताकार तशा पद्धतीने लिहिलेलं। और यहाँ ये 2 त्रिकोण है, तो यहाँ पहले यह जो आयताकार है उसका घनफल निकालते हैं, आयताकार एक भाग है उसका घनफल निकालते हैं, फिर वो दो त्रिकोण होंगे, तो एक आयत हो गया और 2 त्रिकोण हो गए, लेकिन वहाँ सब जगह मोटाई समान नहीं, इसलिए इतना वो अलग अलग से घनफल निकालते हैं। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल घनफल निकालने के लिए पहले यहाँ जो मुख्य विस्तार है उतना ही यहाँ तल विस्तार होगा, ये 3.32/113 और यह 3/32/113 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आधारों की जितनी उतनी है 7 राज्य है, और ये विस्तार तो होना ही चाहिए। अब यहाँ मोटाई जो है वो कैसी है, समान नहीं, तो इसको समान कर लेंगे, समीकरण करेंगे इसका। तो यह समीकरण कैसे करेंगे, यहाँ 3 राज्य है और यहाँ एक प्रदेश प्रमाण है, तो उसमें ऐसा आधा कट करेंगे बीच में से और उसको उल्टा जोड़ेंगे। यहाँ बीच में कितना होगा, 1.5 होगा, कम होता होता जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ बीच में कितना होगा, 1.5 होगा, और यहाँ एक प्रदेश प्रमाण है, एक राज्य में एक प्रदेश प्रमाण के, तो उसका समीकरण करने पर वो कितना होगा, उसका आधा करना, मतलब सब जगह इसका जो विस्तार है वो जगह होगा ना, 3/2 होगा, 3.5